हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अक्षरिका दिया। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास 7th के यहाँ पर पढ़ चुके हैं। 4th चैप्टर जो हमारा यहाँ पे है वो है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? कभी हमें गर्म का एहसास होता है, कभी ठंडक का एहसास होता है। ये ताप में अंतर, यही एक तरीके से ऊष्मा का मापक यहाँ पर कहलाता है। गर्म और ठंड, ये जो चीज है जिससे हम महसूस करते हैं वही हमारी ऊष्मा कहलाती है और यही ताप का मान कहलाता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि ये ताप का मान हम किस तरीके से माप सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्पर्श इंद्रियां है, इनके द्वारा मापा गया माप जो वो सही नहीं होता और विश्वसनीय माप के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तापमापी की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे हम थर्मामीटर यहाँ पर कहते हैं। थर्मामीटर में डॉक्टरी थर्मामीटर मुख्यतः काम आता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो यहाँ पर 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। फ़ारेनहाइट में इसकी नाप होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर इसकी नाप होती है। डिग्री सेल्सियस को लिखने की नाप है 0, इस तरीके से एक पॉइंट आता है डिग्री वाला, और सी डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखा जाता है। फ़ारेनहाइट को इस तरीके से लिखा जाता है और फ़ारेनहाइट की नाप 94 से 108 होती है, जबकि डिग्री सेल्सियस की नाप 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। थर्मामीटर से ताप कैसे नापा जाता है? तो थर्मामीटर, मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वहां पर 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ में व्यक्त किया गया है। यानी अगर आप कहेंगे कि आपके शरीर का नाप 38 है या 39 है, ये कंसेप्ट गलत होगा। आपको अगर आपके शरीर का ताप लिखना है तो उसके साथ में उसकी इकाई लिखना जरूरी है, कि आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस है या फिर आप कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके शरीर का ताप है। तापमापी से ताप को पढ़ते समय हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तापमापी को एकदम सामने रख के हमें पढ़ना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की इसकी रेंज होती है। ये रेंज एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रयोगशाला तापमापी की रेंज होती है। 10 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर है वो इसका न्यूनतम ताप है और 110 डिग्री सेल्सियस इसका कौन सा ताप कहलाता है, अधिकतम ताप कहलाता है। यानी प्रयोगशाला जो तापमापी है वो न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस को नाप सकती है और अधिकतम 110 डिग्री सेल्सियस को ये नाप सकती है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मौसम की रिपोर्ट को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर आप प्रयोगशाला तापमापी देख सकते हैं, जिसमें नीचे से देखेंगे तो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस का नीचे बना हुआ है और ऊपर की तरफ कितना बना हुआ है, ऊपर की तरफ 110 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। यानी प्रयोगशाला तापमापी की रेंज कितनी हो गई यहाँ पर, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर प्रयोगशाला तापमापी की आपकी रेंज है। नेक्स्ट आपका इसके बाद इस चैप्टर में है कि थर्मामीटर से कैसे नापा जाता है। तो थर्मामीटर का ये हिस्सा होता है जिसे हम मुंह के अंदर लेते हैं और उसके बाद हमारे शरीर का ताप इस थर्मामीटर द्वारा नाप लिया जाता है, जिसे हम देख लेते हैं। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक किंक लगा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर यूज में लिया जाता है, जहाँ डायरेक्ट जो रीडिंग है वहां पर थर्मामीटर के इस हिस्से में आ जाती है। इस वाले हिस्से को मुंह में लिया जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर का तापमान इस थर्मामीटर द्वारा रीड कर लिया जाता है और जो भी तापमान होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर होता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों ही समान अवस्था में नहीं आ जाते, यानी दोनों ताप बराबर नहीं हो जाते, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है जिसमें यहाँ ये एक आयरन की रॉड है जिसे एक सिरे को गर्म किया गया है। यहाँ एक सिरे को गर्म करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, ये हिस्सा ठंडा रहता है, फिर धीरे धीरे ऊष्मा का स्थानांतरण इस ओर होता है और बाद में धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये हिस्सा भी इसका क्या होता है, गर्म होने लगता है।
तो ये जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें कहलाता है। इसके बाद एक्टिविटीज यहाँ दी है। तो यहाँ पर जो ये प्रक्रम है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के द्वारा ही होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि चालन किन में होता है। तो चालन जो है वो केवल और केवल ठोसों में होता है, क्योंकि चालन के लिए जो कण होते हैं, जिस मटेरियल का वो बना है उसके जो कण हैं, जो पदार्थ के कण हैं वो पास पास होते हैं, जिससे क्या है, एक कण से दूसरे कण की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर दिया जाता है और इस तरीके से चालन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चालन हमारे यहाँ इसमें एक चीज दूसरी ये है, चालन जो है वो गैस में नहीं होता, चालन द्रव में नहीं होता। ठीक है, चालन गैस और द्रव में नहीं होता। चालन की जो प्रक्रिया है वो केवल ठोसों में पाई जाती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से ऊष्मा का आसानी से स्थानांतरण हो जाता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। तो फिर जो पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कुचालक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा का आसानी से नहीं जाने देते उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक कौन से हुए, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये ऊष्मा के कुचालक है। ऊष्मा के कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ऊष्मारोधी मतलब ऊष्मा को पास नहीं होने देने वाले ऊष्मारोधी कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बीकर में जल रखकर उससे गर्म करने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्टिविटी एक और है इसके साथ में, जिसमें इसमें बताया गया है कि आप अगर किसी एक मोमबत्ती है उसमें एक हाथ इस तरफ रखेंगे साइड में और दूसरा हाथ ऊपर रखेंगे तो अधिक गर्मी आप कहाँ महसूस करेंगे, तो आपको अधिक गर्मी यहाँ महसूस होगी। तो इससे भी एक चीज जो हमें पता लगी है कि वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण और संवहन होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण और संवहन होता है। यहाँ पर समुद्र समीर की बात की है, समुद्र समीर और थल समीर दो यहाँ पर बात की है। तो इसमें हम देखेंगे कि समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। ये समुद्र समीर कब आती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस घटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय क्या होता है, जो स्थल है यानी धरती जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु क्या कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, क्योंकि रात्रि में क्या होता है कि स्थल ठंडा हो जाता है, तो समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। तो समुद्र समीर जो है वो कब बहती है, समुद्र समीर दिन के समय बहती है, जबकि थल समीर कब बहती है, थल समीर जो है वो रात्रि के समय यहाँ पर बहती है। इसके बाद है विकिरण। विकिरण क्या होता है, सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो किस प्रक्रम से प्राप्त होती है, वो विकिरण से हमें प्राप्त होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण जो है वो निर्वात में भी संभव है। सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों का प्रकार। सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मियों में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, ठंडे कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर हम देखें कि गर्मियों में सफेद या हल्के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है।
गहरे रंग के वस्त्र जो है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें अच्छा लगता है। जबकि हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम गर्मियों में क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनने का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो वायु है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक होती है। और हमारे ऊनी वस्त्रों में क्या होता है कि वायु रहती है, जिससे क्या है वो बाहर की जो अंदर की ऊष्मा है उसे बाहर वातावरण में नहीं जाने देती। इस वाले चैप्टर में बस ये ही टॉपिक थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट और दिया गया है, एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके आप अगर उन्हें उपयोग करने के लिए छूट दे तो उसमें से क्या चुनेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो कंबलों के बीच में क्या होगा कि एक वायु की परत होगी, जिससे दो पतले कंबलों में अधिक गर्मी रहेगी बजाय एक मोटे कंबल के। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम देखेंगे। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप है। ताप क्या है? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप है। तापमापी, जिससे ताप मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में थर्मामीटर का जो परिसर वो 35 डिग्री से 42 डिग्री रहता है। प्रयोगशाला तापमापी में -10 डिग्री से 110 डिग्री रहता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी अधिक से कम की ओर होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वायु में संवहन की प्रक्रिया हमने जो पढ़ी थी कि वहां पर एक मोमबत्ती थी, उसके साइड में हमने हाथ लगा के देखा तो उसको हम टच नहीं कर रहे थे, फिर भी हमें वहां पर गर्मी का एहसास हो रहा था। ये संवहन था। ये किस में होता है? संवहन जो है वो वायु गैस में होता है, ठीक है, द्रव में होता है। द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है, जबकि ठोसों में किसकी प्रक्रिया होती है? चालन की प्रक्रिया होती है। और विकिरण जो है वो निर्वात में भी होता है, जहां पर माध्यम नहीं होता वहां पर विकिरण की प्रक्रिया होती है। ठोसों में प्राय ऊष्मा का चालन द्वारा स्थानांतरण होता है। द्रव गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक या सुचालक कहते हैं, और जो नहीं होने देते उन्हें कुचालक कहते हैं। गहरे रंग की चीजें ऊष्मा का अच्छा अवशोषण करती है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग की वस्तुएं कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र अधिक पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, उन्हें परावर्तित कर देते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, और वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप के द्वारा होती है। उबलते हुए पानी का ताप किससे मापा जा सकता है? उबलते हुए पानी का ताप थर्मामीटर किससे नहीं नापा जा सकता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर से उबलते हुए पानी का नाप हम नहीं नाप सकते, क्योंकि उबलते हुए पानी का जो लेवल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस किसकी डॉक्टरी तापमापी की रेंज नहीं होती, ठीक है। उसकी कितनी होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है। ताप को डिग्री में सेल्सियस के साथ में नापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा करेगी? चालन के द्वारा करेगी, क्योंकि स्टील क्या है? स्टील की चम्मच एक ठोस है। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो क्या करेंगे? ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैच करना है। थल समीर के बहने का समय क्या है? तो थल समीर जो है वो रात्रि के समय बहती है, समुद्र समीर दिन के समय में बहती है। गहरे रंग के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं और हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं।
सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की अपेक्षा 2 पतले परत वाले वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वायु जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी देखिए कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर सफेद पेंट कराया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सफेद पेंट है वो ऊष्मा का अधिक से अधिक परावर्तन कर देगा और उससे क्या है, अंदर घर जो है वो ठंडे रहेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के साथ जल के साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का ताप किसके बीच में होगा? 30 से लेके 50 के बीच में, अधिकतम से लेके न्यूनतम के बीच में उस मिश्रण का ताप होगा। 40 डिग्री ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। न तो लोहे की गोली से जल की ओर, न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। दोनों के ताप में वृद्धि होगी। तो इस पे बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि लोहे की गोली का ताप भी 40 डिग्री सेल्सियस है और कटोरी में भरे हुए जल का ताप भी 40 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण किसी भी ओर नहीं होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा किसके कारण ठंडा होगा? तो इसका जो दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के एक प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी है, अगर लकड़ी सूखी है तो वो ऊष्मा की कुचालक होगी। लकड़ी अगर सूखी है तो वो ऊष्मा की कुचालक होगी और इससे लकड़ी का एक सिरा, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, तांबे की तली इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो तांबा है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए तली में तांबे की एक तली लगाई जाती है, जिससे आसानी से वो जो कढ़ाई है वो बराबर गर्म हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद आपके चैप्टर में एक्टिविटी है। फिर इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है। सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एडर्स सेल्सियस ने 1742 यानी 1742 में दी थी और उन्होंने कहा था कि जल का जो क्वथनांक है यानी उबलने का ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हिमांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया। और तो बहुत दिनों बाद जब पता चला तो बहुत शीघ्र इस तापक्रम को उलट दिया गया। इसका मतलब जो पानी के जमने का ताप है, जो पानी के जमने का ताप है वो जमने का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो उबलने का ताप है, उबलने का ताप कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण।